बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात प्रेप शशम के अज़ीज़ तलबा कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, इक़रा निज़ाम तालीम की उर्दू की अमली किताब इस वक्त आपकी निगाहों के सामने है। आप भी बेटा अपनी उर्दू की किताब, अमली किताब इस वक्त सामने रखिए। शाबाश। गुज़िश्ता वीडियो में हमने सबक हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान सफ़ा नंबर 27, इसी अमली किताब सफ़ा नंबर 27 पर दिए गए 6 सवालात के जवाबात तहरीर किए थे। आज हम मज़ीद काम की तकमील की जानिब बढ़ते हैं। अमली किताब बुक 2 सफ़ा नंबर 28 मुलाहिज़ा फरमाइए। शाबाश। अमली किताब का सफ़ा नंबर 28 देखिए। जी बेटा, अमली किताब सफ़ा नंबर 28 इस वक्त आपकी निगाहों के सामने है। सवाल नंबर 2। चूँकि कल के वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 के तहत दिए गए 6 सवालात की तकमील की थी, इसलिए आज हम सवाल नंबर 2 से काम का आगाज़ कर रहे हैं। सवाल नंबर 2 है, कॉलम अलिफ से लफ्ज़ मुंतखब करके कॉलम बे के सामने कॉलम जीम में लिखिए। कॉलम अलिफ से लफ्ज़ मुंतखब करके कॉलम बे के सामने कॉलम जीम में लिखिए। बेटा, सवाल नंबर 2 के तहत आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं। इस काम को ज़रा बगौर सुन लें, समझ लें, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे इम्तिहान के दौरान इस सवाल की तकमील में गलती कर जाते हैं। सवाल पर ज़रा गौर कीजिए कि कॉलम अलिफ से लफ्ज़ मुंतखब करके, यानी कॉलम अलिफ में जो अल्फाज दिए गए हैं उनमें से तरतीबवार लफ्ज़ को लेना है और फिर उसे कॉलम बे के सामने कॉलम जीम में लिखना है। यानी कॉलम अलिफ से लफ्ज़ लेना है और कॉलम जीम में लिखना है। याद रहे कि अल्फाज जो कॉलम अलिफ में दिए गए हैं उन्हीं में से कोई लफ्ज़ जीम में तहरीर किया जाएगा। कॉलम बे का कोई लफ्ज़ कॉलम जीम में तहरीर नहीं किया जाएगा। अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि वो कॉलम बे से लफ्ज़ चुनकर जीम में लिखना शुरू कर देते हैं। इस तरह उनके नंबर कट जाया करते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर देख लीजिए, कॉलम अलिफ से आपने लफ्ज़ चुनना है और कॉलम बे के साथ मैच करना है, यानी जोड़ना है। जिस लफ्ज़ के साथ उसकी मुताबिकत हो, ताल्लुक़ हो, उस लफ्ज़ के सामने उसे लिखना है, ठीक है। जैसे देखिए, मिसाल के तौर पर सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? आज़ादी। कॉलम अलिफ में सबसे पहला लफ्ज़ है आज़ादी। अब इसे कॉलम बे से जोड़ना शुरू करें। आज़ादी का ताल्लुक़ किस से है? कोशिश से है, या ज़रई या सनती मुल्क से है, पहले वज़ीर आज़म से है, पंजाबी ज़बान से है, नेमत है, या दारुल हुकूमत है? क्या चीज़ है बेटा? आज़ादी क्या है हमारे लिए? जी हाँ, आज़ादी हमारे लिए नेमत है। तो अब देखिए, आज़ादी का ताल्लुक़ किससे हुआ? नेमत से। अब हम कॉलम अलिफ से लफ्ज़ लेकर कॉलम जीम में लिखेंगे। तो याद रखें, अब यहीं पर हमने ये लफ्ज़ यहाँ नहीं लिखना, बल्कि जिस लफ्ज़ के साथ उसका ताल्लुक़ है उस लफ्ज़ के सामने हम उसे यहाँ लिखेंगे। देख रहे हैं बेटा, इस तर्ज पर। अब देखिए, दूसरे लफ्ज़ की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा लफ्ज़ क्या है? पंजाब। अब पंजाब का ताल्लुक़ किससे है? ढूंढिए। जी हाँ, पंजाबी ज़बान। पंजाब में पंजाबी ज़बान बोली जाती है। तो अब हम इसे यहाँ तहरीर करेंगे। देख रहे हैं बेटा, इस तर्ज पर हम काम को मुकम्मल करते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। और कॉलम जीम को मुकम्मल कर लेंगे। बेहद आसान सा काम है, आप कर सकते हैं, बस थोड़ी तवज्जो से काम कीजिएगा। ये काम आप ख़ुद मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह सवाल नंबर 3 देखिए बेटा। सवाल नंबर 3, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखकर जुमला मुकम्मल कीजिए। खाली जगहों में मुनासिब
लफ्ज़ लिख कर जुमला मुकम्मल कीजिए। बेटा आपने खाली जगहों को मुकम्मल करना है और इसके लिए आप किताब से मदद ले सकते हैं इक़रा उर्दू से, और वहाँ से देखकर आप दुरुस्त लफ्ज़ लिख सकते हैं। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये एक ममलिकत डैश है, पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर का इजाफ़ा कर रहे हैं। ये एक ममलिकत डैश है। दूसरी खाली जगह है डैश बहुत बड़ी नेमत है, डैश बहुत बड़ी नेमत है। तीसरा देखिए, पाकिस्तान का सरकारी नाम डैश तजवीज़ हुआ, पाकिस्तान का सरकारी नाम डैश तजवीज़ हुआ। चौथी खाली जगह है पाकिस्तान की अहम फसलें गन्ना, चावल, डैश और चना हैं, ठीक है। और पांचवी खाली जगह हमारा मुल्क दुनिया में डैश और इस्लामी ममालिक में डैश एटमी ताकत होने का एजाज़ रखता है। दुनिया में और इस्लामी ममालिक में कौन कौन सी हैसियत रखता है, ठीक है, ये आप यहाँ तहरीर करेंगे। इन तमाम सवालात, इन तमाम खाली जगहों का ज़िक्र आपकी किताब में मौजूद है, आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। अलबत्ता अगर आपने सबक बगौर पढ़ा होगा तो फिर मेरे ख़्याल से आपको किताब देखने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। सफ़ा नंबर 29 की जानिब बढ़ते हैं बेटा। सफ़ा नंबर 29 देखिए, शाबाश जी बेटा। अमली किताब सफ़ा नंबर 29 अब आपकी निगाहों के सामने है। ये तो थे सबक हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान के इब्तिदाई 3 सवाल। चौथे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, मंदरजा झेल अल्फाज के मानी किताब के आखिर में दी गई फरहंग से देखें और फिर इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ आपको 5 अल्फाज दिए गए हैं जिनके मानी भी तहरीर करने हैं और फिर उन्हीं अल्फाज को जुमलों में भी इस्तेमाल करना है और उन जुमलों को यहाँ लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैंने आपकी आसानी के लिए किताब में तहरीर ही कर दिए हैं ताकि आप बआसानी मानी लिख सकें और जुमले तहरीर कर सकें। 5 अल्फाज दिए गए हैं। पहला लफ्ज़ है रहन सहन, दूसरा लफ्ज़ है बंदरगाह और तीसरा लफ्ज़ है एजाज़, चौथा लफ्ज़ है मुत्तहिद और पाँचवें लफ्ज़ है आजमाइश। इनके मानी भी तरतीबवार ही लिखे हुए हैं। रहन सहन का मतलब होता है बेटा ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, रहना और सहना, ठीक है। बंदरगाह वो साहिली मकाम यानी समंदर का वो किनारा जहाँ जहाज़ लंगर अंदाज हों, जो मैंने आपको तफसील से अभी समझा दिए, ठीक है, इससे गुज़िश्ता वीडियो में। एजाज़, एजाज़ किसे कहते हैं बेटा? एजाज़ कहते हैं रुतबे और मकाम को, मर्तबे को कहते हैं। मुत्तहिद यानी बाहम मिलकर, आपस में मिलकर जुड़कर, ठीक है, मिलजुल कर किसी चीज़ का मुकाबला करना। आजमाइश इम्तिहान को कहते हैं, ठीक है। आपको अल्फाज के मानी यहाँ नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं जुमलों की जानिब। याद रखिए, मैंने पहले भी ये बात कई बार गोश गुजार की है, फिर बता दूं कि अल्फाज जो दिए गए हैं उन्हीं को जुमलों में इस्तेमाल करना है, मानी को आप जुमलों में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहला लफ्ज़ है रहन सहन, तो उसका जुमला देखिए, हमारा रहन सहन इस्लामी होना चाहिए, हमारा रहन सहन इस्लामी होना चाहिए। बंदरगाह, कराची की बंदरगाह पर कई जहाज़ लंगर अंदाज हुए, लंगर अंदाज हुए। लंगर अंदाज होना किसे कहते हैं बेटा? लंगर असल में आप जानते हो कि समंदरी जहाज़ चूँकि समंदर के अंदर ही रहते हैं, खुश्की पर नहीं आ सकते, इसलिए जब वो किनारे पर आते हैं तो वो किसी चीज़ के साथ बांध दिए जाते हैं। एक मोटी सी रस्सी होती है और उसके साथ लोहे का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जिसे समंदर में फेंक दिया जाता है और फिर वो तह में जाके वो लोहे का टुकड़ा बैठ जाता है, उसे लंगर कहा जाता है। इस तरह जहाज़ समंदर की तह के साथ जुड़ जाता है और पानी में इधर उधर नहीं जा पाता, इसको कहते हैं लंगर किराना, ठीक है। कराची की बंदरगाह पर कई जहाज़ लंगर अंदाज हुए, ठीक है।
اگلا لفظ ہے اعزاز۔ اعزاز کا جملہ دیکھیے، مجھے حافظ قرآن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور اس کے بعد لفظ ہے متحد، تو اس کا جملہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو متحد کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو متحد کرے، آمین۔ آخری لفظ جو سوال نمبر 4 کے تحت دیا گیا ہے وہ لفظ ہے بیٹا آزمائش۔ آزمائش جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بیٹا امتحان کو کہتے ہیں۔ آزمائش کا جملہ آپ خود بنائیں گے، میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں تحریر کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ صحابہ کرام ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح بیٹا آپ نے 5 الفاظ اور ان پر مشتمل جملے ملاحظہ فرمائے۔ کوشش کیجئے گا بیٹا کہ آپ ویڈیو میں سے دیکھ کر جملے نہ لکھیں، بلکہ آپ خود جملے بنائیں، خود تحریر کریں، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ جی بیٹا سوال نمبر 5 صفحہ نمبر 29 پر دیکھیے، سوال نمبر 5 بھی۔ نیچے کچھ ممالک اور ان کے صدر مقام یعنی کہ دارالحکومت گڈ مڈ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، گڈ مڈ ہو گئے یعنی آپس میں مل گئے ہیں، آپس میں خلط ملط ہو گئے ہیں۔ نیچے کچھ ممالک اور ان کے صدر مقام گڈ مڈ ہو گئے ہیں، آپ ہر ملک کو اس کے صدر مقام کے ساتھ لکھیے۔ ہر ملک کو اس کے صدر مقام کے ساتھ لکھیے۔ دراصل بیٹا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ملک کا کوئی نہ کوئی دارالحکومت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سینٹرل شہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر حکومت کے تمام فیصلے وغیرہ ہوتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کا دارالحکومت کیا ہے بیٹا؟ اسلام آباد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں کچھ شہروں کے اور ملکوں کے نام دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو آپس میں جوڑ کر لکھنا ہے۔ 2 کالم آپ کو دیے گئے ہیں، ایک کالم میں آپ نے ملک کا نام تحریر کرنا ہے اور دوسرے کالم میں آپ نے اس کے صدر مقام کا نام تحریر کرنا ہے۔ بہت آسان سا کام ہے۔ میں اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو لکھ کر آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام خود کریں۔ آپ اپنے بڑوں سے مدد لیں، آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، فراغت کے ان لمحات کو قیمتی بنائیں، انٹرنیٹ پر ڈھونڈیے، دیکھیے، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ کئی ملکوں کے صدر مقام سے آپ آگاہ ہوں گے کہ کس ملک کا صدر مقام کیا ہے۔ ایک بہت ہی معلوماتی سوال ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ اس سوال کا جواب آپ خود تحریر کریں گے، البتہ کچھ ملکوں کے صدر مقام آپ یہاں بھی تلاش کر لکھ سکتے ہیں، بلکہ تمام کے صدر مقام یہاں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آج کی اس ویڈیو میں آپ نے عملی کتاب کے 2 صفحات پر مشتمل کام ملاحظہ فرمایا، صفحہ نمبر 28 اور صفحہ نمبر 29۔ امید ہے بیٹا کہ آپ کو آج کا کام اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ آج کا کام آج ہی مکمل کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے کام کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں تمام اساتذہ کرام کو اور تمام مومنین و مومنات کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔